प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एमपॉक्स वायरस की। अफ्रीका में एमपॉक्स वायरस के तेज फैलाव को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है। मगर एमपॉक्स क्या है, यह मूल रूप से कहां से फैली और दुनिया इस खतरे का मुकाबला किस तरह कर सकती है, इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। एमपॉक्स के फैलाव ने कोविड-19 और HIV संक्रमण के शुरुआती दिनों जैसा डर भी उत्पन्न कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप में क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर हैंस क्लूगे ने मंगलवार को इन चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने इसके बारे में अहम जानकारी दी है। क्या है एमपॉक्स और कैसे फैलता है? एमपॉक्स 1958 में सामने आया, जब प्रयोगशाला के कई बंदरों में इस वायरस के होने की पुष्टि हुई। यह एक जूनोटिक वायरस रोग है। ये जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है और इंसान से इंसान में भी इसका प्रसार हो सकता है। मानव एमपॉक्स की पहचान पहली बार 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में एक 9 महीने के लड़के में हुई थी। एमपॉक्स कुछ साल पहले मध्य पश्चिम अफ्रीका में एक स्थानीय बीमारी थी, मगर वर्ष 2022 में इसने एक वैश्विक संक्रमण फैलाव किया। इसके बाद WHO को एमपॉक्स को जुलाई में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा घोषित करना पड़ा। एमपॉक्स के रोगियों में पहले देखे गए लक्षण चेचक के समान होते हैं, लेकिन यह चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर हैं। 2003 में अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स का पहला मामला अमेरिका में दर्ज किया गया था। इसे संक्रमित पालतू प्रेरी कुत्ते संपर्क से जोड़ा गया था। इसका नाम एमपॉक्स है, लेकिन कृंतक के जैसे गैम्बियल विशाल चूहे या पेड़ों की गिलहरी जैसे अधिकांश जानवर इससे संक्रमित हो सकते हैं और फिर आगे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। यह आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? एमपॉक्स सबसे अधिक मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के वर्षा वनों में पाया जाता है, और वह जानवर जिनमें ये वायरस हो सकता है वे वहाँ के मूल निवासी हैं। इन देशों में ये बीमारी तेज़ी से शहरी क्षेत्रों में देखी जा रही है। कभी कभी यह उन लोगों के में भी पाया जा सकता है जो इन देशों का दौरा करने के बाद संक्रमित हुए हों। इसके लक्षणों में आमतौर पर बुखार, तेज सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, शरीर में ऊर्जा की कमी, सूजी हुई गांठें और त्वचा पर चकत्ते या घाव शामिल हैं। त्वचा पर ये दाने और चकत्ते आमतौर पर बुखार के शुरुआत के पहले या तीसरे दिन होते हैं। ये घाव चपटे या थोड़े उभरे हुए हो सकते हैं, जिनमें साफ या पीले रंग का तरल पदार्थ भरा होता है, फिर सूखकर इनकी पपड़ी बनकर गिर जाती है। क्या एमपॉक्स से लोगों की जान जा सकती है? ज़्यादातर मामलों में एमपॉक्स के लक्षण कुछ सप्ताहों के भीतर अपने आप दूर हो जाते हैं, लेकिन जिन देशों में बीमारी स्थानीय के वहाँ सामने आए 3 से 6% मामलों में यह चिकित्सकीय जटिलताओं और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकती है। नवजात शिशुओं, बच्चों और प्रतिरोधक क्षमता की कमी वाले लोगों को इस बीमारी से अधिक गंभीर लक्षणों और मृत्यु का खतरा हो सकता है। गंभीर मामलों में लक्षणों में त्वचा में संक्रमण, निमोनिया, भ्रम और आंखों में संक्रमण शामिल है। संक्रमण जानवरों से इंसानों में कैसे फैलता है? कृंतक और नर वानर प्राइमेट जैसे संक्रमित जानवरों के साथ शारीरिक संपर्क में आने पर यह वायरस लोगों में फैल सकता है। जंगली जानवरों में विशेष रूप से बीमार या मृत के साथ असुरक्षित संपर्क से बचकर इसे जानवरों से मनुष्य में फैलने का जोखिम कम किया जा सकता है। यह वायरस किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क में आने से फैलता है जिसमें इस बीमारी के लक्षण होते हैं। चकत्ते, शरीर के तरल पदार्थ जैसे तरल पदार्थ, मवाद या त्वचा के घावों से रक्त और पपड़ी विशेष रूप से संक्रामक है। अल्सर या त्वचा पर घाव भी संक्रामक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें थूक के माध्यम से वायरस फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाली वस्तुओं के संपर्क में आने से, जैसे कपड़े, बिस्तर, तौलिया या खाने के बर्तन जैसी वस्तुएं भी संक्रमण का कारण बन सकती हैं। जिन लोगों को ये बीमारी है वे तब अधिक संक्रामक होते हैं जब उनमें लक्षण दिखते हैं। स्पष्ट नहीं कि जो लोग लक्षणहीन होते हैं बीमारी का फैला सकते हैं या नहीं। इससे संक्रमित होने का जोखिम किससे है? किसी व्यक्ति के लक्षण वाले व्यक्ति या संक्रमित जानवर के साथ शारीरिक संपर्क में आने पर उसे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग संक्रमित लोगों के साथ रहते हैं उनमें संक्रमण का खतरा अधिक होता है। स्वास्थ्य कर्मचारी अपने कामकाज की प्रवृत्ति के कारण ज़्यादा जोखिम में हैं। किशोरों और युवाओं की तुलना में बच्चों के अक्सर गंभीर लक्षण होने की अधिक आशंका होती है। यह वायरस गर्भवती महिला के गर्भ में प्लेसेंटा के माध्यम से उसके अजन्मे बच्चे में या बच्चे के संक्रमित माता पिता के संबंध में आने से प्रसव के दौरान या बाद में त्वचा से त्वचा के संपर्क के जरिए भी फैल सकता है। उन लोगों के साथ संपर्क सीमित करके संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है जिन्हें ये बीमारी होने का संदेह हो या रोग की पुष्टि हो चुकी हो। संक्रमित व्यक्ति को अलग थलग रहने व सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि संभव हो तो छिली हुई त्वचा को ढक कर रखना चाहिए। संक्रमित होने का संदेह होने पर क्या करना चाहिए? यदि आपको लगता है कि आपके लक्षण एमपॉक्स से संबंधित हो सकते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हों जिसमें ये लक्षण है, या फिर आपको संशय हो कि आपको संक्रमित होने की आशंका है,
तो तुरंत अपने चिकित्सक को सूचित करें। खुद को एकांतवास में रखें और अन्य लोगों के साथ नज़दीकी संपर्क से बचें। लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं और बिना उपचार के अपने आप चले जाते हैं। एमपॉक्स वैक्सीन की एक खुराक भी असरदार साबित होती है। चेचक की रोकथाम के लिए कई टीके विकसित किए गए हैं जो कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं। चेचक का एक टीका एमपॉक्स की रोकथाम में उपयोग के लिए 2019 में विकसित किया गया था और मंजूरी भी दी गई थी, लेकिन यह अभी तक व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। इस टीके का नाम MVA-BN है, जिसे IMVAMUNE, IMVANEX या जेनियोस के रूप में भी जाना जाता है। WHO ने किसी अन्य वैक्सीन की अनुपस्थिति में MVA-BN या LC16 वैक्सीन या फिर ACAM 2000 वैक्सीन की इस्तेमाल की सिफारिश की है। ये वैक्सीन मूल रूप से चेचक बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए विकसित की गई थी। इस बीमारी का कोई इलाज, ज़्यादातर लक्षण बिना उपचार के अपने आप चले जाते हैं। यदि संभव हो तो इसे सूखने दें या उस हिस्से को ध्यान रखें। महत्वपूर्ण है कि अगर हो सके तो इसे एक नम पट्टी से ढककर इसकी देखभाल करें। आँखों या मुंह के छालों को छूने से बचें। जब तक आपकी दवा में कोर्टिसोन नहीं है तब तक माउथवॉश और आई ड्रॉप का उपयोग किया जा सकता है। गंभीर मामलों के लिए एंटीवायरल एजेंट, जिसे टेकोविरमैट के रूप में जाना जाता है और जिसे चेचक के इलाज के लिए बनाया गया है था, पशु व मानव अध्ययनों के आंकड़ों के आधार पर 2022 में इसे एमपॉक्स के लिए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने लाइसेंस दिया है। यह अभी तक व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। आइए हम बात करते हैं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मंगलवार को एक नई शिकायत दर्ज की गई, जिसमें शेख हसीना और 23 अन्य पर मई 2013 में एक इस्लामी समूह की रैली के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार करने का आरोप लगाया गया। एक स्थानीय अखबार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वकील गाजी MS तमीम ने हिफाजत-ए-इस्लाम के संयुक्त महासचिव शिक्षा और कानून मुफ्ती हारून निजार चौधरी की ओर से शिकायत दर्ज कराई। अखबार ने जांच एजेंसी के उप निदेशक प्रशासन अताउर रहमान के हवाले से कहा कि हमने शिकायत दर्ज कर ली है और इस प्रकार आज से जांच शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि एक बार जब हम प्रारंभिक जांच पूरी कर लेंगे, घटनास्थल का दौरा कर लेंगे और न्यायाधिकरण का पुनर्गठन हो जाएगा, तो हम अभियोजन पक्ष के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करेंगे। इस शिकायत में हसीना और 23 अन्य पर 5 मई 2013 को मोती झील के सापला छत्तर में हिफाजत-ए-इस्लाम की रैली के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार करने का आरोप लगाया गया। 4 में से 3 शिकायतें आरक्षण आंदोलन से संबंधित। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में दायर की गई चौथी शिकायत है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया गया है, जिसने सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया और भारत चली गई। बता दें कि 4 में से 3 मामले कोटा सुधार आंदोलन पर केंद्रीय हालिया हिस्सा से जुड़े हैं। शेख हसीना के साथ कुल 23 अन्य पर आरोप। वहीं अन्य आरोपियों में अवामी लीग के महासचिव, पूर्व सड़क परिवहन और पुल मंत्री ओबेदुल कादर, पूर्व मंत्री रेशद खान मेनन, ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर शेख फजले नूर तपोश, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार सलमान F रहमान, प्रधानमंत्री के पूर्व सुरक्षा सलाहकार तारिक अहमद सिद्दीकी, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक AKM शाहिदुल हक, AB News 24.com के संपादक सुभाष सिंह राय और पूर्व सेना प्रमुख अजीज अहमद शामिल हैं। इनके अलावा कुछ अज्ञात मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसदों, कानून प्रबंधन एजेंसियों के अज्ञात व्यक्तियों और कुछ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तत्कालीन नीति निर्माताओं को भी आरोपी बनाया गया है। हिंसा पीड़ितों के लिए फाउंडेशन स्थापित करेगी सरकार। इधर देश के अंतिम सरकार ने ऐलान किया कि सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में एक फाउंडेशन की स्थापना करेगी, जो उन घायलों और मृतकों को और घायलों के परिवारों को देखभाल करेगी जिन्होंने छात्र विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। जुलाई के मध्य में सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर छात्रों की तरफ से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में 44 पुलिसकर्मियों समेत 600 लोगों की मौत हो गई थी। BNP की मांग मुकदमे के लिए शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यावर्तित करें। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर देश में क्रांति को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को भारत से कहा कि हसीना को प्रत्यावर्तित किया जाए ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। फखरुल के हवाले से एक स्थानीय अखबार ने लिखा है, हमारी आपसे मांग है कि आपको उन्हें कानूनी तरीके से बांग्लादेश की सरकार के हवाले कर देना चाहिए। इस देश की जनता ने उन पर मुकदमे का फैसला किया है, उन पर मुकदमा चलने दें। बांग्लादेश में कर अधिकारियों ने बांग्लादेशी नेशनल पार्टी के अध्यक्ष खालिदा जिया के बैंक खातों पर 70 साल पहले लगी रोक हटाने का फैसला किया है। स्थानीय समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने सोमवार को बैंकों को BNP अध्यक्ष जिया के खातों पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया। अगर NBR के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निर्णय सेना समर्थित तत्कालीन कार्यवाहक सरकार के दौरान गठित एक समिति की सिफारिश पर आधारित था। इसके बाद से उनके बैंक खातों पर रोक लगी हुई है।
बीएनपी ने कई मौक़ों पर इन पर रोक हटाने की मांग की है। तत्कालीन कार्यवाहक सरकार ने शेख हसीना के बैंक खातों पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर रोक हटा दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।